गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज हम प्राचीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक करने जा रहे हैं, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। तो इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले सिंधु सभ्यता, इसका नामकरण। सिंधु सभ्यता को हम और किस किस नाम से जान सकते हैं? नामकरण या फिर ASI के बारे में, पुरातत्व और सर्वेक्षण विभाग, इसको ASI भी कहते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। नंबर 3 कहेंगे काल निर्धारण। सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण क्या था, ये किस समय की एक घटना है और इसके निर्माता कौन थे? सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे? इसका विस्तार, क्षेत्र विस्तार कहाँ तक है, किन किन देशों में या किन किन राज्यों में फैला हुआ है और इसकी आकृति क्या है, चतुर्भुजाकार, आयताकार, वर्गाकार या त्रिभुजाकार, और उसमें पूर्व से पश्चिम स्थिति क्या होगी, दूरी, और उत्तर से दक्षिण। एक हम बात करते हैं प्रमुख नगरों की। देखना टॉपिक काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसमें लगभग हमें 2 वीडियो बनानी पड़ेंगी सिंधु सभ्यता में, चूँकि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और इससे परीक्षाओं में लगभग क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो गहराई से एक एक चीज़ को हम लेते हैं और इस पर डिस्कस करते हैं। सिंधु सभ्यता, देखना नामकरण, इसका नामकरण क्या है? कभी इसको बोलते हैं हम सिंधु सभ्यता या हड़प्पा। सबसे पहले हड़प्पा इसका नाम पड़ा था क्योंकि 1921 में दयाराम साहनी ने सबसे पहले हड़प्पा नगर की खोज की थी। दरअसल कहानी कुछ ऐसी थी कि रेलवे लाइन का निर्माण होना था लाहौर से और कराची के बीच में। तो 1856 में जो रेलवे लाइन बिछाई गई थी वहाँ पर, उससे पहले जो भारतीय पहली रेलवे चली थी महाराष्ट्र में, मुंबई से थाने के बीच में। और जब उत्तरी भारत में इसकी बात आई कि रेलवे लाइन बिछाई जानी है, वहाँ से ईंटों का एक ढेर मिलता है। उस टाइम पर रेलवे विभाग के जो प्राधिकारी थे उनका नाम था जॉन बर्टन और एक विलियम बर्टन बंधु। उन्हें दिखाई दिए कि वहाँ पर टीले थे ईंटों के, उसको खोदने के लिए जब ईंटें दिखाई दी वहाँ पर, तो ये सारा काम ASI को सौंप दिया गया। और उस टाइम पर जो ASI ने नियुक्त किया था दयाराम साहनी को, 1921 में इसकी खोज हुई थी हड़प्पा की। तो हड़प्पा एक काफ़ी विकसित नगर था। और जब तक हड़प्पा, उसके बाद में फिर 1922 में मोहनजोदारो की खोज हुई थी। 1922 में वो की थी राखलदास बनर्जी ने। तब तक भी इसका नाम हड़प्पा ही रहा। तो पहले नाम क्या था? हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता। देखना सभ्यता और संस्कृति क्या होती है? सिविलाइजेशन एंड कल्चर। संस्कृति होती है, एक तहजीब को संस्कृति बोलते हैं, जो हमारे अपने अनुभव से प्राप्त होती है। अगर हमारे पास अच्छे अनुभव हैं तो ये एक विकसित संस्कृति हो सकती है। और जिन लोगों के पास में ये अनुभव होंगे उसके आधार पर वो अपने निवास आवास जो भी बनाएंगे वो एक सभ्यता होगी। यानी कि संस्कृति से सभ्यता जन्म लेती है। सभ्यता एक दृश्य रूप होगा, वो हमें दिखाई देगी, जैसे घर मकान बने होते हैं, ये सब क्या है? सभ्यता, सिविलाइजेशन। और इसमें कौन लोग रहते हैं? सुसंस्कृत लोग रहते हैं, वो संस्कृति हो जाएगी। तो संस्कृति अदृश्य होती है और सभ्यता दृश्य होती है। तो इसे हम कह सकते हैं हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता। इसके बाद में जो और भी नगर मिले, मोहनजोदारो के पास मिले हैं चंद्रहुद्रो, और ये कोट दीजिए आमरी अली मुराद नगर। तो ये आमरी अली मुराद नगर बने तो इसका एक और नाम दे दिया गया सिंधु, चूँकि ये सिंधु की आसपास की नदियाँ थी। सिंधु सभ्यता या सिंधु या सिंधु सभ्यता, ये भी इसका नाम हो जाएगा। तो पहला नाम क्या था इसका? हड़प्पा सभ्यता। दूसरा नाम क्या हुआ? सिंधु सभ्यता या सिंधु संस्कृति। इसके बाद जब देखा गया कि जो और भी नगर मिले हैं, चूँकि भारत में भी इसके नगर मिलते चले गए, सबसे अधिक जो भारत में नगर इसके खोजे गए वो गुजरात में कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी यानी कि काठियावाड़ में और कच्छ का रण क्षेत्र में। फिर इसका नाम किया गया, चूँकि ये सारे जो नगर थे जब भारत में भी खोजे गए, भारत में मांडा, ये इसमें आ जाएगा जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर और हुलास जो सहारनपुर में स्थित है, और इसी में आ जाएंगे फिर गुजरात के नगर होंगे, महाराष्ट्र के नगर होंगे। तो जो ये तमाम क्षेत्र होगा ये सिंधु और फिर गंगा के बीच का, जहाँ जो नदी निकलती थी सरस्वती नदी, जो आज की डेट में एक विलुप्त नदी में परिवर्तित है। अब तीसरा इसको नाम दिया गया सिंधु सरस्वती नदी, सिंधु सरस्वती सभ्यता। ये इसका तीसरा नाम हो जाएगा क्योंकि इसके अधिकांश जो क्षेत्र मिले हैं, जो विलुप्त नदी है सरस्वती नदी, जिसका नाम प्राचीन नाम था द्रसदती, घग्गर नदी इसकी एक सहायक नदी होती थी। तो द्रसदती नदी या हम कहेंगे सरस्वती नदी। नंबर 4 इसी का नाम हो जाएगा कांस्य युगीन संस्कृति। कांस्य युगीन संस्कृति,
ये भी इसका एक नाम होगा संस्कृति। कांस्य युगीन, कांस्य कैसे बनाते हैं? मिश्र धातु बनाकर। कांस्य मिश्र धातु किससे बनती है? टीन से बनती है। टीन प्लस तांबा, इससे मिलाकर, चूँकि उस टाइम के जो लोग थे हड़प्पाई लोग, ये एलोई मेटल या फिर मिश्र धातु बनाना जानते थे। ये भी इसका एक नाम है क्या? कांस्य युगीन संस्कृति। नंबर 5, पाँचवा देखते हैं, इसका नाम हो जाएगा एक नगर क्रांति। नगरीय, नगरीय या फिर नगरीय सभ्यता। सभ्यता, इतिहासकारों का मानना है कि पूरे विश्व की सबसे पहली एक नगरीय सभ्यता थी जिसमें नगर बनाए गए थे। अगर पूरी हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता की बात करते हैं, किसकी उसकी एक विशेषता क्या है? तो हम एक विशेषता बताएंगे कि इसकी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और बहुत ही वेल प्लान तरीके से इसके घर मकान बने हुए थे। तो ये क्या थी? नगर विन्यास या नगर क्रांति भी कह सकते हैं इसको, नगर क्रांति। नगर क्रांति, क्रांति का मतलब होता है कम समय में अधिक परिवर्तन होना, रिवॉल्यूशन क्रांति कहलाती है। तो इसके 5 नाम क्या हो जाएंगे? हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति, सिंधु सभ्यता, सिंधु संस्कृति, सिंधु सरस्वती सभ्यता। जब इसके स्थल अन्य नदियों के किनारे से भी मिलने लगे तब इसका नाम क्या हुआ? सिंधु सरस्वती सभ्यता। चौथा इसका नाम हो जाएगा कांस्य युगीन संस्कृति, क्योंकि उस टाइम के जो लोग थे वो कांस्य धातु बनाना जानते थे, मिश्र धातु बनाना जानते थे। हालांकि लोहे का कोई आविष्कार नहीं हुआ था सिंधु में। जो बाद की हम वैदिक कल्चर पढ़ेंगे, वैदिक संस्कृति, उसमें लोहे का आविष्कार था। और पांचवा इसका नाम हो जाएगा नगरीय सभ्यता या नगर क्रांति। नगरीय सभ्यता क्यों? क्योंकि इसके कुछ नगर थे जो विकसित थे, साथ ही हम नगरों के बारे में चर्चा करेंगे। उसमें सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इसका अर्थ ये हुआ कि उस समय के लोग गणित से भी जानकार होंगे, क्योंकि समकोण 90 डिग्री पर बनता है। तो ये क्या हुआ? इसका नामकरण। अब बात करते हैं इनका जो उत्खनन करता है या फिर इनकी खोज करता है, ये किस विभाग के पास कार्य होता है? पुरातत्व और सर्वेक्षण विभाग। एक हुए हैं अलेक्जेंडर कनिंघम, अंग्रेज अधिकारी थे अलेक्जेंडर कनिंघम। ये कनिंघम को इसका पुरातत्व और सर्वेक्षण विभाग का जनक माना जाता है। अब हम दूसरी हेडिंग के बारे में बात कर रहे हैं, पुरातत्व और सर्वेक्षण विभाग, ASI। तो इसके जनक कौन थे? पुरातत्व विभाग के, पुरातत्व विभाग इसके जनक अलेक्जेंडर कनिंघम, ये इसके जनक हुए हैं कनिंघम। लेकिन इसके जो अंग्रेज अधिकारी, जो गवर्नर जनरल यहाँ पर बनकर आए थे, कर्जन, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में एक विभाग बना गया, पुरातत्व विभाग को जो एक मान्यता दी गई थी, ये लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में दी गई थी। सन 1826 में 26 में सबसे पहले चार्ल्स मेसोन ने इनके बारे में लिखा था। चार्ल्स मेसोन अंग्रेज अधिकारी हुए चार्ल्स मेसोन। ये 1826 की बात है, जो इन टीलों के बारे में, जो हड़प्पा और मोहनजोदारो के बारे में था। लेकिन लगभग उसके और भी 40 साल बाद सन 1856 में जब वहाँ रेलवे लाइन बिछाने का कार्य हुआ, तब 2 भाई थे। उसमें एक का नाम था जॉन ब्रंट और विलियम ब्रंट। जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन। इन्होंने सबसे पहले इन टीलों के बारे में लिखा है, जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के, जो पाकिस्तान में यहाँ पर हैं, ये एक मिट्टी के टीले थे, इनके बारे में इन्होंने लिखा था। लेकिन जब देखा कि वहाँ से तो छोटी ईंटों की एक सभ्यता, एक घर मकान बने हुए थे, तो ये मामला फिर ASI को सौंप दिया गया, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व विभाग। उस टाइम पर यहाँ के कौन थे? जॉन मार्शल इसके क्या थे? महानिदेशक। जॉन मार्शल ने अब ये कार्य किसको सौंप दिया गया? दयाराम साहनी। तो कहानी कुछ ऐसी चली थी। पुरातत्व विभाग के जनक कौन आ जाएंगे? अलेक्जेंडर कनिंघम। और सबसे पहले इन टीलों के बारे में किसने लिखा था? सन 1826 में लिखा था चार्ल्स मेसोन ने। जब वहाँ रेलवे लाइन बिछाने का कार्य शुरू किया गया लाहौर और कराची के बीच में, तो वहाँ कुछ एक गड्ढे को पाटने के लिए, उसमें मिट्टी भरने के लिए कुछ मिट्टी की या टीलों की आवश्यकता थी। सामने जब उनको टीले दिखाई दिए, उन्होंने खुदाई कार्य शुरू किया, तो वहाँ से छोटी छोटी ईंटें निकलती हैं। और वो ईंटें किसकी थी? घर या मकान जो उस सभ्यता के बने हुए थे।
अब ये मामला जॉन ब्रंट और विलियम ब्रंट ने ये एएसआई को सौंप दिया, और एएसआई के महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल। अब ये मामला जॉन मार्शल के अंडर में चला गया, उनके अधीन हुआ। इनके फिर एक जो उत्खनन करता था या खोज करता, ये कार्य किसको सौंप दिया? दयाराम साहनी को। तो 1921 में जाकर फिर दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा की खोज की थी। तो हड़प्पा सबसे पहले नाम हड़प्पा इसलिए पड़ा था। उसके एक वर्ष बाद 1922 में ये उसमें मोहनजोदारो की खोज की थी, जो राखलदास बनर्जी ने की थी। तो हड़प्पा किस ज़िले में पड़ता है? ये पाकिस्तान के जो पंजाब है, पाकिस्तान के पंजाब में मांटगोमरी ज़िला, इसी का नाम साहिवाल ज़िला भी है, वहाँ पर ये स्थित है आज भी। तो ये हमने किसके बारे में? हड़प्पा का नामकरण और पुरातत्व विभाग यानी कि एएसआई के बारे में हमने चर्चा की। अब देखते हैं इसका काल निर्धारण, इसका समय क्या था, ये सभ्यता कब थी। तो आप ये नोट करते रहिए, साथ साथ इसको हटा देते हैं। फिर नंबर 3 की बात करते हैं। क्या? काल निर्धारण। इसका समय क्या था? काल निर्धारण। काल निर्धारण देखना, कोई भी जो पुरानी इमारतें होती हैं, पुरानी वस्तुएं होती हैं, उनका हम काल निर्धारण जो करते हैं, एक तो C14 विधि होती है, कार्बन 14 विधि। C14 एक तो इस विधि का हम प्रयोग करते हैं, और एक यूरेनियम डेंटिंग विधि का प्रयोग। किसका? यूरेनियम डेंटिंग विधि। डेंटिंग विधि या डेटिंग विधि, यूरेनियम डेटिंग विधि, दोनों में क्या फ़र्क हुआ? कार्बन डेटिंग विधि में कि कार्बन की मात्रा घटती जाती है किसी वस्तु में। अगर हमें किसी वस्तु या चट्टान की आयु, जिनकी आयु लगभग 50,000 वर्ष होती है, तो 50,000 वर्षों तक की अगर हमें आयु निकालनी है 50,000 की, तो ये हम किससे निकालते हैं? C14 विधि से। इसके बाद की अगर इससे ज़्यादा 60,000 की या 1,00,000 वर्ष पुरानी अगर कोई वस्तु या चट्टान है या कोई पर्वत या पठार है, अगर उसकी हमें आयु निकालनी है, वो यूरेनियम डेंटिंग विधि से निकालते हैं। इससे क्या, जो अधिक आ जाएगा 50,000 से अधिक, 50,000 से अधिक, अगर इतने वर्षों की हमें आयु निकालनी, 50,000 वर्षों तक की किससे निकालेंगे हम? कार्बन 14 विधि से। और इससे अधिक अगर निकालनी है तो यूरेनियम डेंटिंग विधि से निकालते हैं। तो हमने इसमें सबसे पहले कार्बन 14 विधि का प्रयोग किया। इसमें क्या काल निर्धारण किया है? इतिहासविदों के अनुसार इसका काल निर्धारण आ जाएगा 3500 से 1300, लेकिन इसमें भी 3 भाग बनाए गए हैं। इसका काल कितना है? 3500 ईसा पूर्व से BC, बिफोर क्राइस्ट, और 3500 से 1300 BC, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब जब कैलेंडर शुरू हुआ था उससे 3500 वर्ष पुरानी बात है। 3500 कैलेंडर जब शुरू हुआ, अब कैलेंडर कौन सा शुरू है? गारगेरियन या अंग्रेजी जो कैलेंडर है, अंग्रेजी कैलेंडर को शुरू हुए 2023 वर्ष हुए हैं। ये 2023 वर्षों से 3500 वर्ष पहली बात है। और भी यानी कि मैथ में अगर काउंटिंग हम माइनस में शुरू करें, कैलेंडर शुरू होने से या ईसा मसीह के जन्म से 3500 वर्ष पुरानी, 3500 से 1300 वर्ष। कभी आपने समझे बड़ी संख्या से छोटी की तरफ कैसे है? छोटी से बड़ी की तरफ चलते हैं, क्योंकि BC है, इस पर ध्यान दीजिएगा, ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट। इसके अब 3 भाग बनाए गए। 3 भाग क्या? एक तो 3500 ईसा पूर्व से BC से 2600 ईसा पूर्व तक, 2600 BC, और एक 2600 BC से यह आ जाएगा 1900 BC तक, बिफोर क्राइस्ट, और 1900 BC से एक आ जाएगा 1300 BC तक, 1300 BC, बिफोर क्राइस्ट। इसे भी 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। 3 भाग इसमें क्या आ जाएगा? 3500 से 2600, इसे प्राग हड़प्पाई काल कहेंगे। हाँ, प्राग हड़प्पाई, हड़प्पा सभ्यता, इसे 3 भाग। और जो 2600 से 1900 तक ये परिपक्व, यानी कि हड़प्पा जो सभ्यता अपनी परिपक्व मैच्योर अवस्था में थी, परिपक्व सभ्यता। और तीसरा नाम दिया है इसको उत्तरा हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। ये क्यों नाम दिए गए हैं? कि जब स्टार्टिंग में हुआ, शुरू हुआ जब हड़प्पा का काल, तब 3500 ईसा पूर्व से, लेकिन हर चीज़ का एक एपेक्स जेनिथ पॉइंट होता है, चरम सीमा होती है। 2600 से 1900 BC तक हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता अपनी चरम सीमा पर थी। उसके बाद 1900 से 1300 तक इसका फिर अंत होता चला गया। ये काल हम उसमें करेंगे। तो कार्बन डेंटिंग विधि से जो निर्धारण किया गया है 3500 से 1300 तक, और उसे 3 भागों में विभाजित किया गया। एक थे मार्टिमर व्हीलर, एक इतिहासकार मार्टिमर व्हीलर। इन्होंने काल निर्धारण कितना किया है? 2500 से 1500 ईसा पूर्व तक, BC तक, 2500 BC से 1500 BC। एक हुए DP अग्रवाल,
अग्रवाल, इन्होंने बताया है काल निर्धारण 2350 से 1750 तक का इसका कार्यकाल, काल निर्धारण। जॉन मार्शल ने क्या बताया? जॉन मार्शल एक इतिहासकार हुए। जॉन मार्शल का समय आ जाएगा 3250 BC से ये आ जाएगा 2750 BC तक। ये भी मोस्ट एप्रोप्रिएट है। देखना, काल निर्धारण अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मतों के अनुसार अलग अलग निर्धारित किया गया है। तो या तो इतिहासकार का नाम पूछा जाएगा, लेकिन अगर फिर भी आए कि कार्बन डेटिंग विधि से कितना है तो 3500 से हम 1300 लगाएंगे उसमें। फिर अलग अलग प्राग हड़प्पा का कितना है, परिपक्व हड़प्पा का कितना है और उत्तरा हड़प्पा का कितना है, या फिर इतिहासकारों के वो नाम देंगे मार्टिमर व्हीलर के अनुसार, DP अग्रवाल के अनुसार, या फिर जॉन मार्शल के अनुसार उसका काल निर्धारण क्या है। मोस्ट एप्रोप्रिएट जो अधिक संगत है वो कार्यकाल जॉन मार्शल का लेंगे 3250 से 2750 वाला, ये इसका काल निर्धारण हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आता है कि काल निर्धारण किस विधि से किया गया है तो हम आंसर लगाएंगे कार्बन 14 विधि से। आगे बढ़ते हैं, आप इसे नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अब क्या आ जाएगा? विस्तार। तो सिंधु सभ्यता का विस्तार ये कहाँ कहाँ पर फैली हुई थी? विस्तार में 3 देश आ जाएंगे, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। अफगानिस्तान सेकंड नंबर क्या आ जाएगा? पाकिस्तान और भारत। ये 3 देशों में फैली है संस्कृति। अफगानिस्तान के 2 क्षेत्र आ जाएंगे, सोहर्दगई और मुंडीगाक। देखना, अगर हम बात करते हैं मैप में देखते हैं थोड़ा, तो मैप में क्या आ जाएगा? यहाँ पर ये क्या पाकिस्तान आ जाएगा, ऊपर क्या अफगानिस्तान आ जाएगा। अफगानिस्तान की अगर ये सीमा मान लेते हैं, ये हम पाकिस्तान की सीमा, ये इंडिया हो जाएगा। पाकिस्तान में भी ये पंजाब हो जाएगा और ये सिंध हो जाएगा और ये बलूचिस्तान यहाँ पर बलूचिस्तान थोड़ा आइडिया से बनाने की। पाकिस्तान में क्या आएगा? सिंध और ये पंजाब और ये क्या अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान के कुछ प्रांत होंगे, पाकिस्तान प्रांत में कुछ साइट्स होंगी सिंध में और पंजाब में। ऐसे ही फिर भारत में ये गुजरात आ जाएगा। पहले अफगानिस्तान की देखते हैं। तो अफगानिस्तान में 2 साइट हैं, कौन कौन सी? एक तो सोहर्दगई यहाँ पर बनाते हैं अफगानिस्तान इसके 2 क्षेत्र, सोहर्दगई और एक है मुंडीगाक। ये 2 साइट मिली है अफगानिस्तान में केवल जो हड़प्पा से संबंधित है। तो अफगानिस्तान में कहाँ पर? एक यहाँ बना लेंगे, एक यहाँ पर, सोहर्दगई और मुंडीगाक। ये दूसरा क्या स्थल हो जाएगा? मुंडीगाक। थोड़ा आइडिया सा एक उसमें लगा लिया गया। दूसरा, पाकिस्तान के 3 राज्य पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान। तो पहले बलूचिस्तान की बात करते हैं। जैसे पाकिस्तान में क्या आ जाएंगे? 3 क्षेत्र आ जाएंगे, बलूचिस्तान में भी क्या होंगे? इसमें भी 2-3 आ जाएंगे। एक तो सुतका गेंडोर, सुतका और एक डाबरकोट, एक बालाकोट। क्या क्या होंगे इसमें? बलूचिस्तान में सुतका गेंडोर, ये आता है सबसे पश्चिम का स्थल कौन सा है हड़प्पा का? तो सुतका गेंडोर होगा। वो क्या आ जाएगा? एक तो सुतका गेंडोर, यहीं पर लिख लेते हैं। नंबर 1 सुतका गेंडोर। नंबर 2 सुतका कोह और तीसरा आ जाएगा डाबरकोट और एक आ जाएगा इसमें बालाकोट। क्वेश्चन आता है कि सिंधु सभ्यता की या हड़प्पा संस्कृति की सबसे पश्चिम का स्थल कौन सा है? क्या लगाएंगे? दास नदी के किनारे बलूचिस्तान में स्थित सुतका गेंडोर। और सुतका को किसके किनारे हैं? ये इसमें एक कोर नदी आ जाएगी, सुतका कोर नदी है। और सुतका गेंडोर, सुतका कोट, डाबरकोट, बालाकोट। अब बात करते हैं हम सिंध की। सिंध में क्या क्या आ जाएंगे? ये तो बलूचिस्तान, सिंध जो यहाँ का राज्य है, पाकिस्तान का सिंध, इसमें 4 क्षेत्र हुए। इसमें 5 या 6 आ जाएंगे। जैसे सिंध में ही सबसे प्रमुख मोहनजोदारो और मोहनजोदड़ो। दूसरा चनहुदड़ो। तीसरा आ जाएगा इसमें जुड़े हुदड़ो और एक आ जाएगा आमरी। एक अली मुराद, आमरी अली मुराद। एक कोट दीजी,
कोट दीजिए। ये सब किसके होंगे? सिंध के। तो सिंध में कितने हुए प्रमुख? तो इसमें 6 ही होंगे। क्या क्या? जैसे इसी में आ जाएगा मोहनजोदड़ो, 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 और ये चनहूदड़ो, चनहूदड़ो, है ना। ये सिंध में यहीं पर फिल कर लेना जो इसमें लिखे गए हैं। अच्छा, अब बात करते हैं इसके पंजाब में, जो एक तीसरा राज्य कौन सा है? पंजाब। पंजाब, पंजाब में सबसे प्रमुख क्या आ जाएगा? हड़प्पा, हड़प्पा। एक तो हड़प्पा इसमें, दूसरा एक आएगा हड़प्पा के अलावा, जैसे एक है इसमें रहमानगढ़ी, रहमान, रहमान डेरी, रहमान डेरी, और एक है डेरा इस्माइलपुर, डेरा इस्माइलपुर, डेरा इस्माइलपुर। एक है इसमें चकपुरवाने, चकपुरवाने, चकपुरवाने। एक आ जाएगा जलीलपुर, मैं ऊपर लिख रहा हूँ ये जलीलपुर, जलीलपुर, और एक है गुमला। ये क्षेत्र किसके होंगे? पंजाब के। तो पंजाब में कितने हुए? हड़प्पा, रहमान डेरी, चकपुरवाने, एक जलीलपुर आएगा, डेरा इस्माइलपुर आएगा, और गुमला, और एक आ जाएगा इसमें रहमान डेरी, है ना। तो ये किसके हो जाएंगे? पंजाब में। पाकिस्तान के कितने राज्यों में है? पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान में सबसे पश्चिम का जो क्षेत्र होगा बलूचिस्तान में, सुतका गिंडोर, सुतका गिंडोर की नदी का नाम दाश्क नदी। तो ये 2 हमने क्षेत्र पढ़े किसके? अफ़गानिस्तान के, और इसमें 3 राज्यों के हमने पढ़े पाकिस्तान के। अब बात करते हैं भारत की, कि भारत में इसका क्षेत्र विस्तार कहाँ कहाँ पर था। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसे नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, फिर इसे नोट कर। अब बात करते हैं कि भारत में कौन कौन से क्षेत्र होंगे। भारत में इसका विस्तार कहाँ कहाँ है। तो भारत में सबसे पहले जम्मू कश्मीर, फिर आ जाएगा इसमें यूपी, और एक इसमें पंजाब, पंजाब, राजस्थान, राजस्थान, और गुजरात, गुजरात, एंड महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। तो इसमें भारत में जो स्थल होंगे, एक तो पंजाब यहाँ पर होगा, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर होगा मांडा, मांडा, मांडा अखनूर में पड़ेगा, जम्मू ज़िले की अखनूर तहसील में, और नदी का नाम हो जाएगा इसमें चेनाब नदी। तो जम्मू कश्मीर में कहाँ पर है? यहीं पर लिख रहे हैं मांडा, मांडा, ठीक है जी। अखनूर यहाँ की तहसील पड़ेगी, अखनूर। क्वेश्चन आया हुआ है कि सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तर का स्थल कौन सा है? नॉर्थन मोस्ट साइट ऑफ द हड़प्पन कल्चर। तो क्या आ जाएगा वो? मांडा। मांडा किस नदी के किनारे? चेनाब नदी। वो इन चारों क्षेत्रों का पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण का अलग से एक डायग्राम बना देंगे। अच्छा, यूपी की अगर बात करते हैं, यूपी में एक जगह आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। ये नदी कौन सी है? हिंडन नदी। जिला क्या आ जाएगा इसका? मेरठ। मेरठ में अगर आपने देखी हो हिंडन नदी, आलमगीरपुर, ये सबसे पूर्व का क्षेत्र था हड़प्पा सभ्यता का। नदी का नाम हिंडन, जिले का नाम मेरठ, और आलमगीरपुर। यहाँ की क्या विशेषता है कि एक मिट्टी के कलश में एक चाकू रखा हुआ है, और उस पर कपड़े से ये लपेटा गया है, उस पर कपड़ा, तो कपड़े के धागे क्या अवशेष वहाँ से मिले हैं। आगे एक यहीं पर सहारनपुर में पड़ेगी हुलास राय, हुलास राय और बड़गांव। इसमें क्या आ जाएगा? हुलास, हुलास और बड़गांव, बड़गांव। ये कहाँ है? ये अपने सहारनपुर में है, सहारनपुर, जो जिला सहारनपुर है। तो सहारनपुर और मेरठ, ये हड़प्पा कालीन है। मेरठ में आलमगीरपुर, और इसमें हुलासगढ़ या हुलास, और दूसरा बड़गांव, बड़गांव नाम सुना, जो चाट फेमस है वहाँ की बहुत। खैर, पंजाब, राजस्थान, पंजाब में क्या आ जाएगा? एक रोपड़, पंजाब का क्या है? रोपड़, रोपड़, और एक चक 86, और एक संघोला, संघोल। देखना यूपी की अगर हम बात करते हैं, ये तो पंजाब में मिले हैं। यूपी में कौन कौन से? एक तो आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, और एक क्या आ जाएगा यहाँ से? बड़गांव, बड़गांव, आलमगीरपुर और बड़गांव। अच्छा, हाँ, इसमें पंजाब में क्या क्या आएंगे? एक तो रोपड़, और एक चक 86, संघोला आ जाएगा। ये 3 ही ऐसे मेन तो पंजाब में। अच्छा, एक हरियाणा भी है, और हरियाणा हमने छोड़ दिया, हरियाणा। अच्छा, आगे बढ़ेंगे। पहले राजस्थान की बात करते हैं। देखना जो राजस्थान का क्षेत्र होगा, राजस्थान, राजस्थान में एक जगह पड़ती है कालीबंगा। तो राजस्थान में क्या था? कालीबंगा,
राजस्थान में कालीबंगा, वहाँ का ज़िला पड़ेगा एक गंगानगर ज़िला, पाकिस्तान से मिला हुआ है लगभग। तो राजस्थान से क्या है, कालीबंगा। कालीबंगा क्वेश्चन आया, कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, काले रंग की चूड़ी। और यहाँ से एक ऐसा अवशेष मिला है कि एक बच्चे की जो कंकाल मिले हैं कब्र में, उसके सिर में 6 होल हैं, 6 होल्स। वो हो सकता है शल्य चिकित्सा के दौरान किसी की बच्चे की मृत्यु हुई हो और वहाँ से वो अवशेष मिले। एक क्या है, कालीबंगा से चूड़ी के अवशेष मिले। पकी हुई ईंटों के भी अवशेष मिले, पकी ईंट सॉरी ये तो उल्टा बता दिया मैंने, कच्ची ईंटों के मकान बने हुए थे, कच्ची ईंट। और सबसे पहले यहीं पर भूकंप होने की संभावना थी कि भूकंप यहाँ पर आया होगा। खैर, कालीबंगा राजस्थान, ज़िले का नाम क्या है, गंगानगर ज़िला, गंगानगर ज़िला राजस्थान में आएगा। अच्छा, अब बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में 2 क्षेत्र हो जाएंगे, एक तो कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी को कच्छ का रण भी बोलते हैं, और काठियावाड़, खंबात की खाड़ी, इसका नाम क्या हो जाएगा, काठियावाड़। तो कच्छ की खाड़ी से भी 3 मिले हैं, कौन कौन से, जैसे धोलावीरा, इससे क्या मिला है, धोलावीरा का नगर 3 क्षेत्रों में बटा था, जिसमें एक तालाब के भी अवशेष हैं। एक तो धोलावीरा और एक यहाँ पर सुरकोटड़ा से किसके अवशेष मिले हैं, घोड़े के जबड़े के अवशेष, जबकि हड़प्पाई लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, ये सांड से परिचित थे, कुत्ते से परिचित थे, लेकिन घोड़े से नहीं। तो घोड़े के अवशेष कहाँ से है, चूँकि ये व्यापार वाणिज्य भी करते थे विदेशों के साथ में, तो हो सकता है कि किसी विदेशी यहाँ पर नागरिक के, विदेशी जो यात्री आया उसके घोड़े की भी यहीं पर मृत्यु हुई हो। धोलावीरा, सुरकोटड़ा, और एक था यहाँ पर ये देव, नाम क्या है एक और, धोलावीरा, लोथल इसमें नहीं, वो काठियावाड़ में आएगा। देसलपुर ये किस में है, कच्छ की खाड़ी में, गुजरात में। अच्छा, खंबात की खाड़ी में क्या क्या हो जाएंगे, जैसे लोथल, चावल के अवशेष मिले, युगल सावधान, लोथल। एक आ जाएगा यहाँ पर रंगपुर, चावल के अवशेष यहाँ से मिले हैं, लोथल, रंगपुर। एक इसी में है प्रभास, और एक है यहाँ पर पाटन का भी यहीं पर क्षेत्र आ जाएगा, पाटन। एक यहाँ पर भगवत राव, एक इसी में शिकारपुर, और मेघम। ये किसके अवशेष मिले यहाँ से, खंबात की खाड़ी से। इसमें हम सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे लोथल की जो खोज की थी जगदत्त शर्मा ने। खैर, तो राजस्थान में एक ही आएगा, कालीबंगा, जबकि गुजरात के 2 क्षेत्र हो जाएंगे। देखना, गुजरात का एक तो खंबात की खाड़ी, और एक खंबात की खाड़ी और कच्छ का रण या कच्छ की खाड़ी। तो खंबात में कितने क्षेत्र आए हैं, यहाँ पर लोथल भी आया है, लोथल या रंगपुर, इसके 2 ही हैं क्षेत्र, रंगपुर। नीचे अगर बात करते हैं महाराष्ट्र की, ये क्या है, महाराष्ट्र से दयामाबाद, ये दयामाबाद के यहाँ से अवशेष है। तो क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा संस्कृति का सबसे दक्षिण का क्षेत्र क्या होगा, वो दयामाबाद होगा। तो सबसे उत्तर का मांडा आ जाएगा, सबसे दक्षिण का दयामाबाद, पूर्व का आ जाएगा आलमगीरपुर, और पश्चिम का बलूचिस्तान राज्य में स्थित सुतका गेंडोर। ओके, तो ये हमारे इसके राज्य हुए हैं जो यहाँ से मिले हुए हैं। अच्छा, एक उसमें पड़ती है जगह बनवाली या बनावली, हरियाणा, जहाँ से मिट्टी के बने खिलौने हल्के अवशेष मिले हैं। हरियाणा से कौन सी, बनावली या बनवाली यहीं से मिला है ये स्थल। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, हरियाणा का जो नगर उसमें आएगा, एक नगर की संज्ञा दी गई। वैसे तो और भी मिले हैं, लगभग 1500 साइट मिली है, 1500 स्थल, लेकिन इसमें 7 ही बड़े नगर थे। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं, इसकी प्रमुख नगर और आकृति। देखना, नगर तो इस वीडियो में नहीं हो पाएगा, वीडियो लेंथी हो जाएगी। हम आकृति की बात कर लेते हैं कि सिंधु सभ्यता की आकृति क्या थी। आप इसे नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अगर क्वेश्चन ये आता है कि सिंधु सभ्यता की आकृति क्या थी, हम त्रिभुजाकार लगाएंगे। इसकी आकृति क्या, त्रिभुजाकार आकृति, ट्रायंगुलर आकृति, त्रिभुजाकार इसकी आकृति थी। त्रिभुजाकार क्यों, जैसे सबसे उत्तर में तो मांडा का है जम्मू कश्मीर में, अखनूर तहसील में मांडा। सबसे दक्षिण में हो जाएगा दयामाबाद, दक्षिण में दयामाबाद,
दयामाबाद या देमाबाद एक ही बात है। दयामाबाद ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र, ये बताया आपको दयामाबाद। यहीं पर लगभग होगा आलमगीरपुर, इसके नीचे ही ले लीजिए, यह आएगा वैसे तो पश्चिम में आलमगीरपुर। आलमगीरपुर ये कहाँ है? यूपी मेरठ। अच्छा, और यहाँ पर ले लेते हैं सुतका गिंडोर। सुतका गिंडोर, सुतका गिंडोर कहाँ आएगा? पाकिस्तान के बलूचिस्तान राज्य में। इन बिंदुओं को, चारों बिंदुओं को अगर हम मिलाते हैं तो ये चतुर्भुज ना बनकर त्रिभुज ही बनेगा, ये त्रिभुजाकार। ये आकृति है इसकी, त्रिभुजाकार। कभी आप ये समझें कि चारों क्षेत्र अलग अलग हैं और इनका थोड़ा सा और इसको इधर बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि क्वाड्रिलेटरल होगी। क्वाड्रिलेटरल नहीं है, चतुर्भुजाकार आकृति नहीं होगी, त्रिभुजाकार आकृति। तो सिंधु सभ्यता की त्रिभुजाकार आकृति, इसका जो टोटल क्षेत्रफल निकलता है वो पहले इसका, जब गुजरात में जगह पड़ती थी, गुजरात में कौन सा क्षेत्र था? भगवत राव। तब इसका क्षेत्रफल था 12,99,600 वर्ग मीटर। 12,99,600 वर्ग मीटर, इसे लगभग 13 लाख ही मानिए आप, 13 लाख, ठीक है। लेकिन जो वर्तमान स्थिति है, वर्तमान में इसका क्षेत्रफल 20 लाख वर्ग किलोमीटर। वर्ग ये किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर ये क्षेत्रफल आएगा। तो ये भी क्वेश्चन आया कि प्राचीन इसका पुराना क्षेत्रफल कितना है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर, और अब कितना है? 20 लाख वर्ग किलोमीटर। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ साइट अब भारत में खोजी गई हैं स्वतंत्रता के बाद में। कौन कौन सी? जैसे इसकी लोथल की खोज हुई थी, राखीगढ़ी की या धोलावीरा की खोज हुई, ये सब स्वतंत्रता के बाद थे। और इसका 80% भाग लगभग भारत में ही स्थित है, जो सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा इसके लिए गुजरात से सबसे अधिक साइट्स मिली हैं। वैसे तो सबसे बड़ा जो गाँव स्थल आएगा मोहनजोदारो आएगा, और पाकिस्तान में भारत की अगर बात करते हैं तो इसमें यहाँ पर गुजरात और ये जो धोलावीरा है ये इसके बड़े क्षेत्र हो जाएंगे। आकृति इसकी क्या हो जाएगी? त्रिभुजाकार। अच्छा, एक आता है इसका पूर्व से पश्चिम, उत्तर दक्षिण। जो पूर्व से पश्चिम की दूरी है, देखना, पूर्व से ईस्ट से वेस्ट की जो दूरी है ये आ जाएगी 1400 किलोमीटर, और नॉर्थ से साउथ की जो स्थिति है ये आएगी 1600 किलोमीटर, और ये 1400 किलोमीटर। इसका कुछ क्षेत्र वो भी पड़ता है, एक कोस्टल लाइन जो इसकी तट रेखा जो समुद्र है जहाँ पर, वो 1300 किलोमीटर का है, 1300 किलोमीटर। तो पूर्व से पश्चिम कितना है? 1400 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण कितना है? 1600 किलोमीटर। और इसमें कोस्टल लाइन कितनी है? जो तटवर्तीय क्षेत्र हैं, जो समुद्र के किनारे पड़ेगी, वो 1300 किलोमीटर। और 3 सभ्यताएं, जैसे मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और सिंधु सभ्यता, तो दोनों को अगर मिलाते हैं हम, मिस्र और मेसोपोटामिया, उन दोनों को मिलाकर वो दोनों भारत का 20% ही है, सिंधु सभ्यता का 20%। जबकि अगर बात करते हैं हम केवल मिस्र की सभ्यता की, मिस्र की सभ्यता भारतीय सिंधु सभ्यता का केवल 12% हिस्सा है, वो हमारे से छोटी संस्कृति हैं। तो विश्व की सबसे बड़ी नगरीय संस्कृति है हड़प्पा संस्कृति या फिर सिंधु सभ्यता। और अगर बात करते हैं विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता भी सिंधु सभ्यता ही है। अब अगली जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें प्रमुख नगर आ जाएंगे, किस क्षेत्र से, किस स्थल से कौन सी वस्तु हमने प्राप्त की है, फिर इसके पतन के कारण क्या होंगे, और इसमें कौन कौन सी वस्तुओं का वो आयात निर्यात कर देते हैं। 1-2 साइट का हम चित्र भी बनाएंगे कि वहाँ पर क्या क्या दुर्ग क्षेत्र से, क्या नगर क्षेत्र से मिले गए हैं। तो ये आज हमारा हड़प्पा का एक वीडियो कंप्लीट है। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट डे मिलेगी। तो ये मैं आशा करता हूँ कि समझ आएगा, अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। ओके, थैंक यू।